देखो वैसे तो ये हमारा पहला इंटरेक्शन नहीं है। इसके पहले क्लास में या कहीं और आपसे मुलाकात होती रही है। बीइंग द माय फर्स्ट स्टूडेंट बैच, फुल फ्लेज बैच, आपके सीनियर को भी मैंने पढ़ाया है, मगर जितना लगाव मेरे को आपके बैच से है वो मेरे को दूसरे बैच से इतना लगाव नहीं रहा, ऐसा सीनियर्स का मानना है। मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट सेम है। वी हैव स्टार्टेड द, आपके लिए थोड़ा लेट हो गया, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये रिक्वेस्ट है, सर आप थर्ड लेक्चर लेने वाले थे यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए, तो उसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है। तो मैंने बात भी करा कि हम लोग करेंगे कोशिश एक जूम सेशन की। अभी उस चीज़ को हो गया 15-20 दिन, तब तक हमने ये कोर्स भी लॉन्च किया है, मगर ये कैसा है, बेबी स्टेज में। थोड़े सर बताइए बेबी स्टेज, अभी इसमें कंटेंट आएगा तो अगली बैच के लिए काफ़ी हद तक अच्छा मिलेगा। ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग द पीपीटी सेशन। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि आप सब लोग मेरे को जानते हैं। तो लास्ट मंथ प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको 24 आवर में आपको फोकस्ड रहना है ऑन द स्टडी। क्यों फोकस रहना है? कल अगर किसी ने मेरा लेक्चर सुना है, कोई चैनल पे गया था देखा, तो मेरा कल लेक्चर था हाउ टू स्टडी के बारे में, क्रिया शरीर के। तो उसमें एक लेक्चर में पॉइंट था, निरंतर आपको पढ़ाई करना है। अब देखो 12 या 13 महीने से पढ़ाई कर रहे हो बीएमएस की, अभी लास्ट मंथ बचा है, एडमिशन के कुछ मंथ छोड़ दो, तो अभी आपको कंप्लीटली फोकस रहना है। मतलब अगर आपके पास 24 आवर्स है, 8 घंटे की नींद छोड़ के आपके पास बचते हैं 14 आवर्स, 24 - 8, 14, हाँ, 14 आवर्स, खाना वगैरह वो सब मिला के आपके पास 13-12 घंटे बचते हैं। उसमें से थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन के लिए एक आध घंटा निकालते हैं, तो आपके पास 12 घंटे, ऑलमोस्ट एक, जितना हम लोग कर सकते हैं 18 घंटे, 18 घंटे में से 12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। किसी ने कमेंट किया था, एक देख लेते हैं क्या चीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सही में आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके। तो पहले आपको रखना है पूरा फोकस। किस चीज पे फोकस रखना है? तो पढ़ाई पे रखना है। कौन सा सब्जेक्ट का आपका प्लानिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको ज्यादा अच्छा है पता है। तो फोकस आपको ब्रेक डाउन नहीं करना है। आपको तकरीबन 12 घंटे पढ़ाई करना है अभी से लेके, अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्रैक करनी है फर्स्ट ईयर बीएमएस। दूसरी चीज है, दूसरी चीज है, क्या हो गया, स्ट्रेटेजी। क्यों जरूरी है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी क्यों बनाना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जब आप पढ़ाई करते हो, वेग पढ़ाई करोगे तो कुछ मतलब नहीं। आपको अभी 1 महीने में आपको पता है आपके कौन से सब्जेक्ट वीक रह गए हैं, कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग रहे हैं, जो आपको आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट का एक स्ट्रॅटेजिकली प्लॅन आउट बनाओ। मी शक्यतो विद्यार्थ्यांना आत्ताच्या घडीला असं सांगतो की त्यांना जे जे येतं ते त्याची एक व्हाईट मॅटर अशा स्वरूपाचं करा। आणि व्हाइट मैटर जो असतं, जो व्हाइट मैटर होता है, वो व्हाइट मैटर आपका 2 बार 3 बार कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गए। जैसे अभी मैंने आपको पूछा धातु पोषण है, क्रिया शरीर केशन, या मैंने पूछा मृत शोधन पद्धति, तो ये व्हाइट मैटर में रहना चाहिए। कार्डियक साइकिल व्हाइट मैटर में रहना चाहिए, ये आपका पढ़ के वो एलएक्यू एसएक्यू आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। ये होगा, हो गया पहला पार्ट। व्हाइट पार्ट के लिए आप टाइम दो अभी 60%। और जो आपने कभी टॉपिक पढ़े ही नहीं,
मान लो आपने सीवीएस का ऐसा टॉपिक है सेरेब्रम के फंक्शन, या सेरेब्रम सेरेबेलम हो गया, या उधर संहिता में कोई अध्याय ऐसा हो गया जो कभी आता नहीं है, या उस पे क्वेश्चन पूछे नहीं है, शोधनादि घन संग्रह हो गया, या सविता का जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो टॉपिक आपको करने के लिए खाली 40% ही देना है। 60% व्हाइट मैटर को देना है और 40%, अभी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर बोलने से अच्छा मैं नोन या अननोन, जो भी चीज आपने 12 महीने में 13 महीने में जो भी पढ़ी है वो आती है इन द व्हाइट मैटर। नोन चीज आपको पता है, 9 महीने की जो चर्या है वो आपको पता है, 7वें महीने में क्या होता है, 5वें महीने में क्या है, तो वो चला जाएगा व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर कम से ज्यादा कोशिश करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और 40% जो है वो आपका रहेगा ग्रे मैटर। ब्लैक मैटर को तो छूना भी नहीं। अगर एक आधा टॉपिक आपके दिमाग में नहीं घुसता, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मत करो। क्या होगा, आपको 50% ही पासिंग चाहिए। तो आप कोशिश करो कि जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, जो समझता ही नहीं, वो पल्ले ही नहीं पड़ता, सीएनएस का कोई टॉपिक है छोड़ दो। अभी 1 महीने की स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, ये सारे स्टूडेंट ने फॉलो नहीं करना है। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उन्होंने तो बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, मैंने तो कभी श्लोक रिसेट किए नहीं, मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई स्ट्रेटेजी बताओ। तो उनके लिए ऐसा है कि ठीक है आपने श्लोक नहीं किए, मगर कुछ श्लोकों के इन बिटवीन आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कल्याण विनिवेश है, वो किस में आया है, तो सत्व सारता में आया है। मांसक सारता में सम क्षमा करके वर्ड आया है। प्रकृति के कुछ ऐसे वर्ड्स है जो ग्रंथों में है। ऐसे ऐसे वर्ड को हाईलाइट करके लिख लो, जो आप क्वेश्चन आपने कुछ ना कुछ नोट्स बनाए होंगे, या कहीं ना कहीं आपका स्टडी मटेरियल होगा, बुक्स में होंगे, तो वो वर्ड्स लिख लो। वो आपको फैमिलियर वर्ड निकालो, वो फैमिलियर वर्ड आप एग्जाम में लिखो। कभी कभी क्या होता है, श्लोक याद रहता है और कभी कभी नहीं रहता, ऐसे बहुत लोगों की कम समस्या होती है। तो वो टाइम पे आपको पूरा पेपर मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं लिखना है। आपको कंपल्सरीली वहां पे श्लोक के वर्ड आने चाहिए इन द आयुर्वेदिक टॉपिक। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अभी मेरे को ये श्लोक निलन हुआ है, जैसे अभी हो गया शब्दोत्पत्ति हो गया, या आपका मैं बोलना चाहूंगा कि श्वसन प्रक्रिया होगा, नाभिस्थ प्राण प्रवाह सृष्टा हृत कमलांतरम, वो वाला श्लोक हो गया। तो ये जो श्लोक है क्रिया शरीर के, वो इंपॉर्टेंट श्लोक अगर आपको नहीं लन हुए, कफ प्रकृति का है, अभी कोई बच्चा है साल भर हम पढ़ाते हैं प्रकृति करो, धातु करो, दोष करो, उनमें से नहीं होते, तो जो हुए हैं वो हो गए व्हाइट मैटर में। जो नहीं हुए हैं उनकी तरफ अभी ध्यान मत दो, उनपे अभी वर्ड्स क्या तरफ ध्यान दो। कफ प्रकृति है, उसके कुछ वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखो। पित्त प्रकृति है, उसके वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उतना ही ध्यान रखो। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हो, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ये ध्यान में रखो कि श्लोक इंपॉर्टेंट है, मगर इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके पीछे अभी टाइम आप स्पेंड करो। टाइम उस पर अभी आपको स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। आगे है प्लान ए और प्लान बी। तो प्लान ए में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर करके जाए। ठीक है, वो क्रिया का हो गया, संहिता का हो गया, रचना का हो गया, संस्कृत का हो गया, पदार्थ विज्ञान का हो गया। पदार्थ विज्ञान जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश आपने करी होंगी, कुछ टॉपिक समझे होंगे, कुछ टॉपिक नहीं समझे होंगे। तो ऐसे टॉपिक आप जब खाना खाते हो, फ्रेंड्स के साथ हो, हॉस्टल में हो, या आप ग्रुप स्टडी करते हो, तो ऐसे टॉपिक इन बिटवीन टाइम आप डिस्कस कर दीजिए। अरे मला हे समझलं नहीं है, मुझे ये समझा नहीं है, तू मुझे बता सकता है क्या। कब करना है, पूरा टाइम नहीं करना है। जब आप खाना खाते हो, आप पूरा झोंक लो। आप आपके रूम में पढ़ाई करते वक्त आपके वो जो मैंने ब्राउन पेपर के जो शीट थे वो लगाने के लिए बोले थे, वहां पे श्लोक जो रखे होंगे वो शीट फाइल की बनाओ, फाइल में से निकालो और वो पढ़ते जाओ। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में स्पेंड करो। आपके पास ऐसा समझो कि ये 1 महीना वापस नहीं आने वाला है, अभी रीटोटलिंग है, अभी रीचेकिंग नहीं है। तो दिस इज योर लास्ट चांस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि 95% बच्चे पास ही हो जाए ये बैच में, क्योंकि मैंने इस पे मेहनत की है, आपने भी मेहनत की है, आपने भी पढ़ाई की है। कुछ बच्चे होंगे
जिनके श्लोक फर्स्ट टर्म में लर्न हो रहे थे, फिर सेकंड टर्म में कोशिश की, फिर लर्न हो गए। तो ऐसे बच्चों का भी पढ़ाई मैं जानता हूँ। सब लोग 80% बच्चों का पढ़ाई ये बैच में अच्छा है, 20% बचे, तो 20% बच्चों को खाली फोकस प्लानिंग स्ट्रेटेजी से जाना है। ग्रे मैटर को ज्यादा हाथ नहीं लगाना है। ग्रे मैटर का अगर अननोन चीज आप अभी यहाँ से चालू करते हो पढ़ाई, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको पता चलेगा कि जो भी हम लोग पढ़ रहे थे पहले, वो भी मेरे को याद नहीं आया। तो दैट विल बी द योर प्लान ए। प्लान बी में क्या करना है, ठीक है मेरे 15 दिन में ना सर सारे सब्जेक्ट कवर हो गए, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ, अभी मैं क्या करूँ। तो प्लान बी में आपको आगे वाली चीजों पे फोकस करना है। मतलब डायग्राम्स हो गई, जो इंपॉर्टेंट बड़े वाले श्लोक है वो थोड़ा रिसेट करने की कोशिश करना है, नहीं हो रहा है छोड़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेदा की, वो टर्मिनोलॉजी जैसे मृत शोधन पद्धति हो गया, प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, पंचम, षष्टम, अष्टम, नवम, ये मासों की जो चर्या है, गर्भिणी परिचर्या है, वो आपको वो जो मासानुमास वृद्धि, गर्भावक्रांति, वो आपको लर्न करना है। जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको भेजी है, उसमें से देख के थोड़ा करना है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने अब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी, सबने पढ़ाई स्टार्ट की है। तो आपका प्लान भी होना चाहिए कि मेरा व्हाइट मैटर ज्यादा से ज्यादा कवर हो गया है, मेरे को अभी ग्रे मैटर पे काम करना है। प्लान ए, दैट शुड बी द व्हाइट मैटर के नॉन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। मेरी ये दूसरी तीसरी रिवीजन है, मेरे को आता है, ऐसा पकड़ के, ठीक है। उसके बाद श्लोक रिवीजन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है अभी भी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको अगर आप 12 घंटे में से 6-7 घंटे भी प्रॉपरली पढ़ते हो, तो भी आपको 20% टाइम श्लोक रिसाइटेशन पे, श्लोक रिवीजन पे काम करना है। और वो श्लोक रिवीजन आपको डेली 20 to 30 मिनट्स में आपकी होनी चाहिए। आपके पास वो क्रिया के, रचना के, सविता के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट श्लोकों का जो लिस्ट है, श्लोकों की जो बुक है, वो करनी ही है। सुबह और शाम को सोते वक्त एक बार आपको वो खाली देखना है, नाही वाक प्रकृती एवढा एवढा आहे, पित्त प्रकृती एवढा एवढा आहे, कफ प्रकृती एवढा आहे, साराता एवढे, रोज रोज रिव्हिजन करायचे, रोज रिव्हिजन करायचे, रोज रिव्हिजन करायची, रोज रिव्हिजन करायची। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एनाटॉमी। एनाटॉमी लेंथी पेपर होता है, तो उसमें आपका डायग्राम का टाइम बहुत चला जाता है। तो अगर आपका प्लान ए कंप्लीट हो गया, तो प्लान बी में आपके पास टाइम है, थोड़ा सा माइंड में आपको ये हो रहा है, तो आप डायग्राम की रिवीजन अब कर सकते हो। डायग्राम की रिवीजन के लिए आप दिन में से 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, जब आपका माइंड थोड़ा स्लगिश हो जाए, ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, वो टाइम पे आप कार्डियक साइकिल डायग्राम बना सकते हो। क्रिया की रचना में आप डिफरेंट डिफरेंट बोन्स, ऑर्गन्स, उनकी डायग्राम बना सकते हो। और ये आपको 10-10 मिनट में, अभी 10-10 मिनट मतलब वो कितने हो गए आपके, 10 into 30, मतलब आपको 300 मिनट मिल रहे हैं सुबह और 300 मिनट शाम को, मतलब आपको टोटल 600 मिनट्स फॉर डायग्राम रिविजन यहाँ से आपको टाइम निकालना है। ये कंपलसरी है, नो एक्सक्यूजेस। क्या है, आप एग्जाम के टाइम में डायग्राम गलत निकालेंगे, इंप्रेशन गलत जाएगा, टाइम जाएगा, सो दैट विल बी योर वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपका पेपर में एक आधे एलक्यू छूट जाए। और आप जानते हो एलक्यू अगर आपका छूट गया, तो दैट विल बी द वेरी हार्श सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल पेपर। ठीक है, आगे जाते हैं। जिन्होंने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स की है, जो होशियार बच्चे टॉप 10 में आए हैं थे, या उनका पढ़ाई अच्छा है ऐसा खुद को लगता है, तो उन्होंने जो नोट्स निकाली थी वो पढ़ो। आपने जो नोट्स निकाली है वो पढ़ने से आपको याद आता है कि ये टॉपिक मैंने किया था, और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में आपको बहुत काम आता है। तो ये एक्चुअली में बताने वाला था आपको माइंड मैप्स कैसे निकालने थे, निकालने होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे 2 मिनट 3 मिनट में कोशिश करूंगा। व्हाट इज अ माइंड मैप। अभी देखो क्रिया शरीर का माइंड मैप मैं बताता हूँ। क्रिया शरीर में क्या है, पहले तो 3 दोष, तो 3 दोषों के श्लोक लिख लिए, फिर उसके क्लासिफिकेशन लिख लिए, वात का प्रकार, पित्त का प्रकार, कफ प्रकार, प्राण, व्यान, उदान, समान, अपान, तो उसमें उसके श्लोक लिख लिए। तो एक पेपर में आपको A3 का पेपर ले लो, A4 में आपको करने जमता है, A3 का एक पेपर ले लो। A3 के पेपर में आपको माइंड मैप लिखना है, और वो माइंड मैप आपको क्या करना है, माइंड मैप में आपको हाइलाइटिंग पॉइंट्स, मोस्ट हाइलाइटिंग पॉइंट्स आपको वहां पे
लिखना है और वही माइंड मैप आपको फोल्ड करके आपके पास रखना है। ऐसा क्रिया का बनाओ, रचना का बनाओ, संहिता का बनाओ, पदार्थ विज्ञान का बनाओ। लास्ट डे में आपको अच्छे से सोना है। आपको 8 घंटे की नींद कंपलसरी अभी भी चाहिए और तभी भी चाहिए, उसका भी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रेस फैक्टर रहता है, तो स्ट्रेस फैक्टर के लिए आप मिनिमम 10 मिनट्स का शवासन कर सकते हो। शवासन मतलब सोना नहीं होता है, शवासन मतलब आपके थॉट प्रोसेस को रोकना होता है। मैंने जब लेक्चर लिए थे ऑफलाइन तो आपको बताया था, आपको शवासन में आराम से 10 मिनट डेली मेडिटेशन करना है। शवासन में आपको जो भी आपके अधिष्ठान है, आपके जो आराध्य है, उनका ध्यान करना है और सारी चिंताएं छोड़ देना है। आप कोशिश नहीं करोगे तो आपकी हार होगी, आप कोशिश करोगे तो जीत तो होनी है। सो मेडिटेशन विल बी द बेनिफिशियल फॉर 10 मिनट्स ओनली, उससे ज्यादा नहीं करना है। The most important thing in my all lectures is the 8 hours sleep compulsory. No excuses for this. आप 10 घंटा भी पढ़ो करोगे, 12 घंटा भी पढ़ाई करोगे, तो दैट इज द इनफ फॉर ईच एंड एवरी BMS फर्स्ट ईयर अपियरिंग स्टूडेंट एट दिस करंट सीनियरी। उससे अगर कम आप सोते हो, उससे अगर आप कम सोते हो, ज्यादा एफर्ट करोगे तो माइंड में सल्का गायरा में ज्यादा एड्रेनलिन और वो सब एसिडिल कोलिन जो एंजाइम्स है वो आपको तकलीफ देंगे। ठीक है, तो 8 घंटे की नींद अभी भी कंपलसरी है, एग्जाम के टाइम पे भी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? एक तो उससे आपका सेल्फ बिलीव आएगा, आपको खुद का कॉन्फिडेंस रखना है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मी आता वाचलंय, एक्झाम मध्ये लक्षात राहणार का? ठीक आहे, तर एक्झाम मध्ये लक्षात राहील, पण कधी तुमचा स्वतःवर विश्वास पाहिजे की मी वाचलेलं मला आठवणार नाही, मी वर्गात लेक्चर्स अटेंड केलेत, ठीक आहे मी कमी केले पण तेवढं तरी आठवेल मला, धातू पोषण नाही आठवेल मला, ते कबूतर आठवतील, त्याचे डायग्राम आठवेल, काही ना काही तर आठवेल। मी बोन बघितला, मी डेड बॉडी बघितली, डेड बॉडी उशिरा जर आली असली तरी पण त्याच्यातलं स्वरूप बघितलं, मग ती मसल बघितली, काही गोष्टी तरी आठवतील ना। तर तो तुमच्या स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि पॉझिटिव्ह वेनी जा। सगळ्यात महत्वाचे व्हॅक्यूम थिअरी। व्हॅक्यूम थिअरी हा माझा आवडता टॉपिक आहे समजून सांगण्यातला, प्रिपरेशन मधला। व्हॅक्यूम थिअरी का महत्वाची आहे? तर व्हॅक्यूम थिअरी याच्यासाठी महत्वाची आहे की समजा तुम्ही एखादा टॉपिक वाचताय तर दुसरा टॉपिक आणायचं नाही वाचताना। म्हणजे समजा तुम्ही अॅनाटॉमीचे एखादा टॉपिक प्रिपेअर करताय आणि तुम्हाला त्याच्या लिंकिंगला क्रियाशरीरचा टॉपिक वाचायचा आहे, पण आता कसं आहे तुम्ही तो टॉपिक चांगला प्रिपेअर केला आणि पुढचा टॉपिक जो आहे तो तुम्हाला कव्हर करायचा आहे क्रियाशरीरचा, तर एक टॉपिक पूर्ण कव्हर करा, त्याच्यानंतर थोडासा गॅप घ्या, कारण की एक टॉपिक झाल्यानंतर मेंदू हँग होऊन जातो आणि ते हँग झाल्यानंतर आपल्याला ते पुढे करता येत नाही। ठीक आहे, तर व्हॅक्यूम थेरपी अजून दुसरी महत्वाची आहे की ज्या वेळेस तुम्ही पेपर सोडवाल तर त्या पेपर सोडवताना दुसरे मनात विचार येऊ द्यायचे नसतील, तर तुम्ही पेपर सोडवायच्या आधी म्हणजे समजा 10 वाजता पेपर आहे तर तुम्ही कमीत कमी 8 वाजता सगळं देवावर सोडून द्यायचं। ईश्वर अल्लाह जिसको आप पूछते हो उस पर छोड़ देना है और वहां पे कंप्लीट ब्लैंक माइंड से जाना है। जर तुम्ही वाचताना दिसले तर मी समजणार याचा पेपर मध्ये वाट लागणार आहे। का वाट लागणार आहे? कारण की तुमचं माइंड काही ना काही काम करतं। आता तुम्ही मन पण वाचलं असेल, आत्मा पण वाचला असेल, प्रोसेस ऑफ लर्निंग पण वाचली असेल, तर अशा कंडिशन मध्ये अवकाश तत्व पाहिजे असतं आणि हे अवकाश तत्व म्हणजेच आपण त्याला व्हॅक्यूम असं म्हणतो। अवकाश थिअरी चांगलं नाही वाटत ना, म्हणून ते नाव देताना व्हॅक्यूम थिअरी असं दिलेलं आहे। तो वैक्यूम थ्योरी क्यों करना है, वैक्यूम थ्योरी क्यों फॉलो करना है? आप देखो ये 1 महीना भी पढ़ा है, उसके पहले भी 12-13 महीने आपने पढ़ाई की है और अभी आप एग्जाम को जा रहे हो, इसका मतलब आपका जो पढ़ाई है माइंड मैप तक आप बना चुके हो, तो इसका मतलब आपका पढ़ाई हुआ है, रिवीजन हुआ है, माइंड मैप हुआ है, ग्रे मैटर हुआ है, व्हाइट मैटर हुआ है, सारे मैटर हो गए। अभी खाली आपको पेपर एकदम शांति से मन प्रसन्न रख के सेल्फ बिलीफ के साथ एग्जाम देना है। तो आपको यहाँ पे कोई भी बुक हो, किसी भी जिसमें ज्ञान मिले
जिसमें वो सब्जेक्ट का कोई भी पर्चा रहे, कुछ भी रहे, उस पे 8 बजे उसको छोड़ दे। हम तो अगर एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो वो वैक्यूम थेरेपी ये अवकाश 2 दिन का रखते हैं, क्योंकि आप 2 दिन मतलब एग्जाम के एक दिन पहले द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, अभी आपका सेंटर तो वही है, दूसरा तो है नहीं, तो दूसरे अगर सेंटर नहीं है तो हम लोग जब पीजी एंट्रेंस करते थे, पीजी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते थे, तो वो वैक्यूम थेरेपी आपको 2 घंटा बोला है अभी, वहां पे कंप्लीटली 2 दिन है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको कंप्लीटली 14 सब्जेक्ट, उसके भी सब सब्जेक्ट, मतलब रस्य शास्त्र हो गया, रस्य शास्त्र हो गया, तो उसके साथ भविष्य कल्पना भी आता है, ठीक है। तो ये वैक्यूम थ्योरी सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। वेरी आइडियल टॉपिक, अवॉइड डिस्कशन आफ्टर एवरी एग्जाम। आपका पेपर हो गया, यहाँ पे एग्जाम पेपर लिखना चाहिए था, अवॉइड डिस्कशन आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर। जैसे पेपर 1 हो गया, पेपर 1 होने के बाद इसका एमसीक्यू का आंसर क्या था रे, उसका आंसर क्या था, अरे मेरा तो गलत हो गया, व्हाई, दिस इज अ पास, दैट इज अ पास नाउ, वो चला गया, उसको आप चेंज कर सकते हो क्या, नहीं, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो क्या, नहीं। तो ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, जो पेपर खत्म हो गया उसको छोड़ो, गोली मारो उसको, उसको भूल जाओ। आप भी जो आगे का पेपर है पेपर 2, उस पे फोकस करो, उस पे आपका पढ़ाई करो, 8 घंटे नींद करो, 8 बजे पढ़ाई छोड़ दो, 10 बजे एग्जाम को आओ, एग्जाम को आने के लिए शांत रहो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, जो भी आपको आता है, ध्यान धारणा है, आप कर सकते हो। और 8 बजे आपको कंप्लीटली ज्ञान की लेने की प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आपको स्टॉप करना एट एनी कॉस्ट। तो ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अवकाश थ्योरी, दैट्स कॉल्ड एज अ वैक्यूम थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई एग्जाम के ड्यूरेशन पे, तो आप पेपर नहीं लिख पाओगे, तो स्टे हेल्दी। अभी आप मेडिकल साइंस में आए हो, तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बताने की मेरी अभी ये स्टेज नहीं है। द मोस्ट अवेटेड सेशन, Q&A, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ दो, अदरवाइज आई विल बिजी इन माई शेड्यूल। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम appearing students? 10 मिनिटं उरलेत राजे भाऊ। सर हाँ बोलिए ना। सर बाकी से सब्जेक्ट का ठीक है, बस सर एनएट का बहुत स्ट्रेस आता है सर, लाइक मॉडर्न, स्पेशली मॉडर्न पार्ट सर। क्या आता है? मतलब पढ़ो तो उस टाइम के लिए याद रहेगा, बाद में लाइक कंटिन्यूस रिवीजन चाहिए, और उतना टाइम बचा नहीं, तो उसी का एक स्ट्रेस फैक्टर रहता है दिमाग में कि हाँ पढ़ा है, दिमाग में है कि पढ़ा है, बट अभी बाकी टॉपिक्स भी कवर करने या पीछे जाऊं तो उसको टाइम दो कि बाकी के टॉपिक्स को टाइम दो, ये सब स्ट्रेस रहता है सर। तो देखो, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक मुझे एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा ऐसा ही बोलना है हाँ। आपको। तो देखो बेटा, कैसा है, एक स्टेज आती पढ़ाई में कि वो टाइम पे ऐसा लगना चालू हो जाता है, तो वो टाइम पे समझ लेना है कि आपका पढ़ाई बराबर चल रहा है। और दूसरा, द एनाटॉमी सब्जेक्ट इज अ कंप्लीटली वोलेटाइल सब्जेक्ट। हमारे सीनियर्स और हाँ। हमारे हाँ। फैकल्टीज जो बोलते थे कि एनाटॉमी बेवफा है, वो कभी भी दगा दे सकती है, तो उसके लिए कंप्लीटली रिविजन्स इज मस्ट। जितने बार पढ़ोगे उतने बार वो आपके दिमाग में उसकी छाप रहेगी, तो उसके लिए दूसरा कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। जो माइंड मैप आप बनाओगे ना, तो माइंड मैप बनाने के टाइम पे वो आपको क्लियर हो जाएगा। माइंड मैप बनाने के लिए ज्यादा दिन भी लेने की जरूरत नहीं, 3-4 घंटों में क्रिया का 3-4, आपको तो पता है ना अभी,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने निकाले, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसके हिसाब से 3-4 घंटों में मिला के एक एक सब्जेक्ट का 2-3 दिन में खत्म कर दो, 5 या 6 सब्जेक्ट आपको जो भी है उतना करो। और रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हो जो ग्रे मैटर के टॉपिक्स है उसको छोड़ के, ग्रे मैटर मीन्स द अननोन, कंप्लीट अननोन टॉपिक, या अननोन या अनसुलझे, जो आपको सुलझे ही नहीं, वो समझते ही नहीं टॉपिक, ऐसे टॉपिक को मत छेड़ो भी दिमाग में। जो आता है वो ध्यान में रखो। देखो 50% पासिंग है, अभी के सिनेरियो में ऐसा है कि आप आपको आता है कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे टू द पॉइंट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खुद पे भरोसा रखना है, और जो टॉपिक ऐसे है आपको लगता है ज्यादा भूल रहे हो तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन ज्यादा करनी है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। अगर आप फ्रेश रहते हैं वो टाइम पे वो पढ़ो, जब आप डिस्टर्ब रहते हो तब मत पढ़ो। अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ तो वो टाइम पे एक पावर नैप कॉन्सेप्ट है, वो पावर नैप ले सकते हो आप ऑफ 30 मिनट 40 मिनट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु है तो मैं दोपहर में लूँ क्या, मेरे लिए अच्छा रहेगा क्या, नहीं तो मेरे को नींद के बाद टेंशन आता है। तो ऐसे लोगों ने फिर रात को पढ़ाई करके वो कवर अप करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कि आप अगर दोपहर में नींद आती है, माइंड कंफ्यूज स्टेट में जा रहा है तो आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया ही गया है, आप दिन में सो सकते हो। और कोई क्वेश्चन? जितना हो सके उतना माइंड को फ्रेश रखो, नींद पूरी करो, नींद पूरी हो गई तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आई। एनी मोर क्वेश्चंस? सर माय क्वेश्चन इज रिलेटेड प्रॅक्टिकल, म्हणजे थेअरी बद्दल नाही. थर्ड टर्मचे जे आपले फिजिओलॉजीचे प्रॅक्टिकल आहे सर, त्यांचं कसं करायचं? बघा त्याच्यात आता ऍक्च्युली हा प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासारखी गोष्टी नाही, तरी पण सांगतो जे प्रॅक्टिकल्स तुमचे थर्ड टर्मचे आहेत त्यातलं मोस्टली युरिनचं जे प्रॅक्टिकल आहे, त्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स खूप सोप्या आहेत आणि त्याचं आत्ता टेन्शन घ्यायची गरज नाही। आता आम्ही बोलवलं का तुम्हाला? नाही, इव्हन तुम्हाला कॉलेजमधून कुठलं बोलवणं आलं नाही, कारण की यू आर ऑफिशियली ऑन द लिव्ह ऑफ प्रिपरेटरी लिव्ह, ठीक आहे। तर जसं तुमची एक्झाम होऊन जाईल तर तेव्हा तुम्ही एकदा येऊन भेटा विभागात, विभागात भेटल्यानंतर जे काय प्रॅक्टिकल्स राहिले असतील ते एक डेट काढा, म्हणजे तुमच्या सिनियरला पण आम्ही तसंच सांगितलं होतं, एक डेट काढा, त्या डेटमध्ये सगळ्यांनी ठरवा की सर आम्ही 3 दिवस येणार, 3 दिवसामध्ये आम्ही ते कम्प्लीट करणार प्रॅक्टिकल्स आणि जाणार। त्यातल्या त्यात प्रामुख्याने बघण्यासारखे प्रॅक्टिकल मध्ये जे आहे ते युरिनचं प्रॅक्टिकल आहे। एनी मोर क्वेश्चन्स? I think 5 मिनिटं राहिले। Should I end this session here now or any more questions? मला वाटतं सगळ्यांना समजलंय काय करायचंय काय नाही। सो थँक्यू सर। आहे। अ, बोला वरुण राजे। आपल्याला टाइम म्हणजे एमसीक्यूचा टाइम सोडला तर आपल्याला टाइम 2.5 तास असेल ना? अरे हाँ, ते एक सांगायचं राहून गेलं। कसं आहे मैं हिंदी में बोलता हूँ तो सारे प्लेटफॉर्म पे भी चला जाए और सबको समझ में आए, बिकॉज इट्स अ पैन इंडिया प्लेटफॉर्म। तो कैसा है टाइम डिवीजन का जो है, आपको सीरियली पेपर लिखना होता है एमईटीएस के करंट गाइडलाइन के हिसाब से। और सीरियली लिखने के लिए क्या होता है, आपको पहले एमसीक्यू का पहले तो आपको आंसर शीट दी जाएगी, आंसर शीट देने के कुछ टाइम बाद रिंग होगा, रिंग होने के बाद आपको एमसीक्यू का पेपर मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज ए सेक्शन ए। सेक्शन इज फॉर 30 मिनट्स, और 25th मिनट में आपको मेरे ख्याल से सेक्शन बी मिलेगा। बी में आपके एसीक्यू भी रहेंगे और एलईक्यू भी रहेंगे। तो आप ये मन में निकाल दो कि और जैसे ये 30 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका ये एमसीक्यू का पेपर निकाल लेते हैं, तो बच्चे आपके पास ओनली 150 मिनट्स। तो 150 का कैलकुलेशन ऐसा है मेरे ख्याल से, मेरे पुराने वीडियो में भी है, 7 से 8 मिनट अगर आप एक एसीक्यू को देते हो, 7 से 8 मिनट
तो आपके पूरे कवर हो जाते हैं 8 एसीक्यू। अगर एक आधे एसीक्यू में आपको श्लोक आता है, श्लोक लिख लिया, तो आपका 5 या 6 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचता है 4 एलक्यू का टाइम, तो वो आपको कम से कम 20 मिनट्स तो देना ही है। तो 20 इंटू 4 तो वो हो जाते हैं आपके 80 मिनट्स। वो 80 मिनट्स और वो हो गए 48 मिनट्स प्लस 60 मिनट, तो वो टाइम आपका 150 मिनट के अंदर कवर हो जाता है। कोशिश करो एसएक्यू में, ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हम पहले एसएक्यू लिखे या एलएक्यू लिखे, तो कोशिश करो सीरियली लिखने का। क्या होता है, आपने एमसीक्यू खत्म कर दिए, उसके बाद वो एमसीक्यू का तो पेपर ले लेते, एमसीक्यू में भी वो सेट वाइज क्वेश्चंस रहते, सेट 1 2 3 मतलब कोड्स रहते, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, वो हर दिन चेंज होते रहते। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एमसीक्यू को 30 मिनट्स देना ही होता है। उसके बाद आपके पास 150 मिनट रहते हैं, 180 में से 150 मिनट्स का कैलकुलेशन ऐसा है कि 6 to 7 to 8 मिनट्स फॉर एसीक्यू। सीक्वेंस से लिखना है तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए मन में कि मैं पहले एसीक्यू पहले लिखूं या एलएक्यू पहले लिखूं। आपको कंपलसरी एसीक्यू लिख के आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, सेल्फ बिलीफ से आपको पेपर लिखना है और एसीक्यू एकदम फास्ट कवर करना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए आप क्वेश्चन पेपर का नंबर लिख के उसके लिए 1 या 2 पेजेस छोड़ के दूसरा क्वेश्चन स्विच हो जाओ। ज्यादा सोचो मत कि मुझे याद नहीं आ रहा क्या करूं। आपको वहां पे लड़ाई लड़नी है आपके खुद से, आपकी खुद की मेमोरी से। अगर कुछ चीज याद नहीं आ रही है उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ऐसा करते करते पहले सारे एसक्यू कंप्लीट करो, उसके बाद आपको एलक्यू के ऊपर जाना है। एलक्यू को कम से कम 25 मिनट आपको चाहिए अच्छे से लिखने के लिए। 20 से 25 मिनट में आपको लिखना है। अगर कोई एलक्यू का कोई श्लोक याद नहीं आ रहा तो आपको जैसे मैंने बताया रेफरेंस लिखना है, श्लोकाधार लिखना है। श्लोकाधार सबसे पहले वो लिखना है, ग्रंथाधार, ग्रंथाधार में चरक सुश्रुत वाग्भट शारंगधर योग रत्नाकर भैषज रत्नावली ये सब लिख के आपको उसके बाद श्लोकाधार लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है और लास्ट में आपको वो क्वेश्चन का समरी करके कंप्लीट कर देना है। धातु में प्रीणनम जीवनम लेपो वाला श्लोक कंपलसरी लिखना है। बाकी की चीजें जो क्रिया शरीर की है मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बताई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करनी है। द लास्ट मिनट इज रिमेनिंग हियर वन एंड थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, तो आपने कांटेक्ट किया एंड दिस विल बी द आई थिंक योर बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। आप सब लोग सेकेंड ईयर में चले जाओगे, मेरे आशीर्वाद सब आपके साथ